हाय, मैं निखिल कुशवाहा अपने YouTube चैनल निखिल स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज बैंकिंग से रिलेटेड कुछ जानकारियां छोटी-छोटी बताऊंगा, आरबीआई से रिलेटेड छोटी-छोटी जानकारी और व्यापारी उद्योगपति जो बैंकों से लोन लेते हैं और मार्केट में कैसे महंगाई आरबीआई बढ़ा देती है, कैसे घटा देती है, बैंक को कैसे घाटा हो जाता है, बैंक रन की स्थिति कैसे आती है और आरबीआई कैसे रेपो रेट पर बैंक को लोन देती है और लोन व्यापारियों और होम लोन कई तरह के लोन बैंक देते हैं या बैंक व्यापारों में अपना पार्टनरशिप रखते हैं, साझेदारी, वो सारी चीजें आज मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आरबीआई। आरबीआई आरबीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो आरबीआई है वो भारत का सेंट्रल बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है। हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, उसी प्रकार भारत का सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक जो है आरबीआई है। अब जैसे अब हमें पैसे की जरूरत है, लोन लेना है, तो हम सीधे आरबीआई के पास नहीं जा सकते हैं। आरबीआई, हालांकि आरबीआई लोन देती है लेकिन वो बैंकों को लोन देती है। आरबीआई जो लोन देती है वो बैंकों को लोन देती है। आरबीआई जो लोन देती है वो बैंकों को लोन देती है, सीधे किसी आदमी या व्यापारी को आरबीआई लोन नहीं देती है। ये आरबीआई है, ये कोई बैंक है, ये कोई बैंक है, मान के चलो ये कोई बैंक हमने बना दिया। तो आरबीआई बैंक को लोन देती है और उस पर ब्याज लगाती है। आरबीआई जो लोन देती है बैंक को, जिस पर वो ब्याज लगाती है, जिस दर पर, उसे कहा जाता है रेपो रेट। रेपो रेट, रेपो रेट पर आरबीआई जो है बैंक को लोन देती है। और यहाँ पे कोई व्यापारी है, चलो हम बना देते हैं व्यापारी, इसके ये टांग और इसका पैंट हो गया, तो हमने बना दिया व्यापारी। आरबीआई ने लोन दिया बैंक को और बैंक लोन देगी किसको? इस व्यापारी को। बैंक, ये आदमी सीधे आरबीआई के पास लोन लेने नहीं जा सकता। आरबीआई कहेगी भैया तुम गलत जगह आ गए हो, तुम जाओ बैंक के पास। आरबीआई क्या कहेगी, भैया तुम गलत जगह पे आ गए हो, तुम बैंक के पास जाओ, बैंक ही तुमको लोन दे सकता है। बैंक क्यों बनाए गए हैं भाई? तुम हमारे पास दौड़ के चले आ रहे हो, बैंक क्यों बनाए गए हैं? जैसे कि कोई थोक विक्रेता है, अगर हम उसके पास चिल्लर की चीजें लेने जाते हैं तो वो कहता है भैया हमारे यहाँ आपकी सेवा नहीं की जाएगी, यहाँ थोक में सामान बिक्री होते हैं, आपको फुटकर दुकानों में जाना पड़ेगा। फुटकर दुकान मतलब जहाँ चिल्लर के सामान मिलते हैं, 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो, 1 पैकेट, 2 पैकेट, 4 पैकेट, तो आप फुटकर की दुकान में जाइए। एक थोक विक्रेता है, यहाँ बंडल के बंडल बिकते हैं। उसी प्रकार आरबीआई लोगों को कहती है कि हम आपको डायरेक्ट लोन नहीं दे सकते, हम बैंक को लोन देंगे और बैंक फिर आपको लोन देगा। नहीं तो फिर भैया बैंक किस लिए है? जब हम ही तुमको लोन दे देंगे तो क्या हमारे पास इतना ही काम है कि मैं तुमको लोन दूं, फिर तुमको ढूंढते बैठूं कि कहाँ गया वो, उसने लोन लेके गायब हो गया? तो ये ढेर सारी चीजें होती है। तो आरबीआई क्या करती है, बैंक को रेपो रेट पर, एक निश्चित रेपो रेट होता है, उस रेपो रेट पर बैंक को लोन देती है। अब बैंक जो लोगों को लोन देते हैं, 100 में से 10% बैंक का लोन जो है ये लोग खा जाते हैं, लेके भाग जाते हैं, विजय माल्या जैसे हो जाते हैं, और फिर कोई शुभ अवसर आने पर बधाई देते हैं कि आपको बधाई हो। जैसे कि मेरा कोई रिश्तेदार हो, मेरे से पैसे ले लिया उधार, अब वो लेके डूब जाए और जब कोई होली दिवाली आए तो कहे कि आपको होली मुबारक हो, भैया आपको होली मुबारक हो, तो हमें कितना गुस्सा लगेगी। उसी प्रकार विजय माल्या ने एसबीआई को कहा था, एसबीआई को कहा था कि धनतेरस का दिन था और विजय माल्या यहाँ से पैसे लेके फरार हो गया, और धनतेरस के दिन बोलता है एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, कि भाई आपको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो एसबीआई को कितना बुरा लगा होगा, एसबीआई को कितना बुरा लगा होगा, आप सोच के चलिए कि जब आप किसी को पैसे दें और वो आपका पैसा खा जाए, और जब आपका जन्मदिन आए तो वो कहे कि आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे।
भगवान आपकी उम्र 100 साल करे, 200 साल करे, तो आपको कितना बुरा लगेगा। ठीक, तो बैंक के 10-5% लोन क्या हो जाते हैं, लोग खा जाते हैं। बैंक 10% लोन नहीं निकाल पाता। उस लोन को हम बैड लोन कहते हैं। उस लोन को क्या कहा जाता है, बैड लोन। जो बैंक लोन दिया हुआ पैसा अपना वापस नहीं पाता, जो ब्याज में दिया है, उस लोन को हम बैड लोन कहेंगे। और जो मान के चलिए ये 100% टोटल हो गया, 10% लोगों ने पैसे खा गए और 90% लोगों ने पैसा दिया, तो ये जो 90% होगा बैंक का गुड लोन होगा, और जो ये 10% है बैंक का बैड लोन होगा। ये 10% जो है बैंक का क्या होगा, बैड लोन होगा। अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि महंगाई कैसे बढ़ती है। आरबीआई जो है बैंक को लोन देती है और बैंक जो है लोगों को लोन देते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर आरबीआई बैंक को 3% की दर पर लोन दे रही है, रेपो रेट पर, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि अगर आरबीआई 3% पर बैंक को लोन दे रही है, तो बैंक लोगों को 3% पे तो नहीं देंगे, ये पक्की बात है, क्योंकि बैंक को क्या है, प्रॉफिट कमाना है। तो जब 3% पर दे देंगे तो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, और उनका 10% बैंक का बैड लोन हो जा रहा है, तो बैंक घाटे में चले जाएंगे। इसीलिए जब भी बैंक लोगों को लोन देते हैं वो रेपो रेट से ज्यादा दर होती है, उसकी दर जो है रेपो रेट से ज्यादा की होती है। तो आरबीआई ने बैंक को लोन दिया, बैंक ने लोगों को लोन दिया। अब लोग कहां जाएंगे, पैसे लेकर मार्केट में। पैसे लेके कहां जाएंगे, मार्केट में। और जब पैसे लेके मार्केट में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर आदमी पैसा लेके मार्केट गया है तो वहां से क्या खरीदेगा, वस्तुएं खरीदेगा, जरूरत की वस्तुएं खरीदेगा। अब कुछ लोग होते हैं कंजूस टाइप के, जो मार्केट में पैसा लेके गए, ढेर सारा पैसा है, अमीर है, तो भी नहीं चीजें खरीदते हैं, वो अपना पैसा वापस ला लेते हैं। बहुत ही कंजूस होते हैं कुछ कुछ लोग, हमने देखा है कुछ कुछ लोग बहुत कंजूस होते हैं। तो आरबीआई ने, चलिए टॉपिक पे ध्यान देते हैं। आरबीआई ने बैंक को लोन दिया, बैंक ने लोगों को लोन दिया, लोगों के पास पैसा आया तो मार्केट की तरफ भागे, और मार्केट की तरफ भागकर वस्तुएं खरीदेंगे तो वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी, और जब वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई आएगी। वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी तो क्या आएगी, महंगाई। मान के चलिए आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। बैंक इस समय सस्ता लोन दे रहा है, घर जो होम लोन है, होम लोन, होम लोन मान के चलिए बैंक होम लोन सस्ता दे रहा है। तो 5 लोग दौड़ के गए, 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 लोग गए, कहे कि भैया हमको बैंक है साहब, भैया हमको लोन दे दीजिए। तो बैंक ने पांचों को लोन दे दिया। अब ये पांचों के पास जब पैसा आया, पांचों के पास पैसा आया कि ये दौड़ेंगे बाजार में, वहां से सीमेंट खरीदेंगे, बालू खरीदेंगे, लोहा खरीदेंगे और ईंटें खरीदेंगे। जब ये पांचों एक ही जगह ईंटें खरीदने जाएंगे मार्केट में, तो वो जो बेचने वाला होगा वो कहेगा कि भैया हमारे पास तो ढेर सारे लोग आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास जो वस्तु है उसकी डिमांड बढ़ गई है। वस्तु की डिमांड बढ़ गई है तो चलो हम भाव बढ़ा देते हैं, इसकी कीमत में वृद्धि कर देते हैं। और ये मजबूर लोग हैं, लोन लेके आए हैं, इनको घर बनाना अति आवश्यक है, तो ये खरीदेंगे ही खरीदेंगे। जैसे कि जब बारातों का सीजन आता है, हम कपड़े खरीदने जाते हैं, तो वो जो दुकानदार होता है, कपड़ा दुकानदार होता है, वो कपड़ा महंगा बेचता है। कहता है कि वो सोचता है कि हमारा जो वस्तु है, हमारा कपड़ा है, इसकी डिमांड बढ़ गई, हमारे पास बहुत सारे ग्राहक आ रहे हैं, तो चलो हम इनको लूट लेते हैं, मतलब कीमत महंगी कर देते हैं। तो आरबीआई जब बैंक को लोन देती है, बैंक लोगों को लोन देते हैं, तो लोग मार्केट की तरफ भागेंगे, मार्केट की तरफ भागेंगे तो वस्तुएं खरीदेंगे, और जब वस्तुएं खरीदने लगेंगे तो वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो चीजें महंगी हो जाएंगी। तो महंगाई का सीधे सीधे कनेक्शन किससे हो रहा है, आरबीआई के पास। आरबीआई बैंक को सस्ता लोन देगी, बैंक लोगों को सस्ता लोन देंगे। अब जब लोग सस्ता लोन पाएंगे तो ढेर सारा पैसा लोन में मिलेगा, सस्ता लोन के चक्कर में ढेर सारा उधार ले लेंगे बैंक से, कहेंगे भाई बैंक बहुत महंगा लोन देता है, अभी सस्ता दे रहा है, चलो ये भी ले लेते हैं, बैंक पैसे लेके ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं।
तो मार्केट में जाएंगे, वस्तुएं खरीदेंगे, तो वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि महंगाई का जो है कनेक्शन किससे है? आरबीआई से है। महंगाई का कनेक्शन आरबीआई से है। अब आरबीआई को अगर महंगाई घटाना होती है तो क्या करती है? बैंक के पास मान के चलिए बहुत पैसा है, तो आरबीआई क्या करेगी? अब बैंक को कहेगी कि आप हमको लोन दे दीजिए। आरबीआई जो है बैंक को कहेगी आप हमको लोन दे दीजिए, और इस लोन के दर को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट। आपने कभी सुना है क्या कि आरबीआई को भी पैसे की जरूरत पड़ती है, लोन लेती है? दरअसल उसको इस बैंक के पैसे की जरूरत नहीं है, वो तो बाजार में महंगाई घटाना चाह रही है। उसको मालूम है आरबीआई को कि बैंक के पास ज्यादा पैसा है, और ज्यादा पैसा है तो ये लोगों को ब्याज में पैसा दे रहा है, और लोगों के पास पैसा आ रहा है तो मार्केट में भग रहे हैं और वस्तुएं खरीद रहे हैं, और वस्तुओं की डिमांड बढ़ रही है, और वस्तुओं की डिमांड बढ़ रही तो महंगाई बढ़ रही। तो आरबीआई क्या करेगी? अब कहेगी ये बैंक का पैसा मेरे पास आए तब काम की बात होगी। तो आरबीआई बैंक को कहेगी कि भैया अब हमको लोन दे दीजिए। तो बैंक कहेंगे कि लोगों को लोन देने से अच्छा आरबीआई को दे देते हैं, क्योंकि लोग 100 लोगों को दें तो 90 लोग देते हैं, 10 लोग हमारा पैसा लेके फुर्र हो जाते हैं। विजय माल्या जैसे लोग होते हैं, तो 10% लोग वैसे होते हैं। तो बैंक कहता है रिस्क लेने से अच्छा चलो हम आरबीआई को दे देते हैं, चलो हम ये पैसा आरबीआई को ब्याज पर दे देते हैं। तो वो रिवर्स रेपो रेट हो जाता है, वो रिवर्स रेपो रेट हो जाता है। अब जब बैंक ने पैसा आरबीआई को दे दिया तो बैंक के पास पैसा रह नहीं गया, और जब बैंक के पास पैसा रह नहीं जाता तो लोगों को कैसे देगा? जब लोगों के पास पैसे नहीं आएंगे तो वो मार्केट में कैसे जाएंगे, और जब मार्केट में नहीं जाएंगे तो वस्तुएं कैसे खरीदेंगे? जब वस्तुएं कैसे नहीं खरीदेंगे तो वस्तुओं की डिमांड घटेगी, डिमांड घटेगी, वस्तुओं की मांग ही नहीं होगी। जब वस्तुओं की मांग नहीं होगी तो महंगाई घट जाएगी। दुकानदार बैठा रहेगा खाली, कहेगा एक ग्राहक आ जाओ, एक ग्राहक आ जाओ, बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट देगा, लालच देगा, पोस्टर लगा देगा, एक पर एक छूट, तो भी लोग नहीं जाएंगे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तो आरबीआई महंगाई को बढ़ाती भी है और आरबीआई महंगाई को घटाती भी है। अब ये रही बात आरबीआई का महंगाई बढ़ाना और घटाना। अब दूसरी बात ये आपको बता देते हैं कि बैंक क्या क्या करता है। बैंक लोगों को लोन भी देता है, साथ साथ व्यापार में साझेदारी भी रखता है। जैसे कोई एक आदमी है, ये आदमी गया बोला हमको 200 करोड़ की 200 करोड़ की 200 सीआर की क्या लगानी है? फैक्ट्री खोलनी है। बैंक के पास गया, कहा कि हमको 200 करोड़ की फैक्ट्री लगानी है, हमारे पास 100 करोड़ है, हमारे पास 100 करोड़ है, अब हमें आप 100 करोड़ और दे दीजिए। तो बैंक कहेगा ना ना भैया, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम 100 करोड़ तो देंगे, 100 करोड़ तो देंगे, लेकिन हम 50% के साझेदार होंगे व्यापार में। घाटा हुआ तो हम साथ में डूबेंगे, और फायदा हुआ तो हम साथ में ग्रो करेंगे। मतलब डूबेंगे तो हम सनम तुमको भी ले डूबेंगे, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी लो डूबेंगे। मतलब अगर घाटा होगा तो तुम भी सहना और हम भी सहेंगे, फायदा होगा तो हम भी सहेंगे तुम भी सहना, प्रॉफिट का दोनों लोग फायदा लेंगे। तो बैंक कहता है कि आप हमको व्यापार में पार्टनरशिप बना लीजिए, पार्टनर बना लीजिए, साझेदार बना लीजिए। तो बैंक व्यापार भी करता है, मतलब व्यापार में शामिल भी हो जाता है व्यापारियों के साथ, और लोगों को लोन भी देके पैसा कमाता है। बैंक प्रॉफिट में रहता है। कभी कभी आप सुनते हैं कि कोई बैंक भाग गया, दरअसल वो बैंक भाग नहीं जाता, वो बैंक डूब जाता है, घाटे में चला जाता है, उसके बैड लोन ज्यादा हो जाते हैं और गुड लोन कम ही रह जाते हैं। अच्छा, बैड लोन गुड लोन क्या है आपको बता दूं। जैसे मान के चलिए कि 100% 100 लोगों ने लोन बैंक से लिया लोन, अब 90 लोगों ने दे दिया, लौटा दिया, ब्याज सहित लौटा दिया, और 10 लोगों ने नहीं लौटाया, 10 लोगों ने नहीं लौटाया। तो ये जो लोग लौटा देते हैं वो गुड लोन होता है। 90 लोगों ने लौटा दिया तो इसे क्या कहेंगे? गुड लोन, गुड लोन, गुड नहीं गुड लोन। और 10% जो लोगों ने 10 लोगों ने नहीं लौटाया उसे कहेंगे बैड लोन,
तो जब बैंक डूबता है तो ये बैड लोन बहुत ज्यादा हो जाता है और गुड लोन बहुत ही कम रहता है। तो इस प्रकार बैंक डूब जाता है, कभी कभी कोई कोई बैंक डूब जाता है, ऐसा आपने सुना होगा। अब तीसरी बात क्या आपको बता दूं, अच्छा सरकार को भी इन्वॉल्व कर देता हूं इसमें। अब अगली बात, इसमें मैं सरकार को इन्वॉल्व करता हूं। ध्यान से आप लोग देखिएगा कि जब भारत सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो वो कहां जाता है। भारत सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो एक तो आरबीआई के पास जाएगा। मान लीजिए भारत सरकार का काम टैक्स से नहीं हो पा रहा है, जितना टैक्स मिल रहा है उतने में भारत सरकार का काम नहीं हो रहा है। ढेर सारी भारत सरकार को योजनाएं लाना है, भारत सरकार को ढेर सारी योजनाएं लाना है। भारत सरकार को ढेर सारी योजनाएं लाना है तो पैसे की व्यवस्था टैक्स से नहीं हो पा रही है, कम ही है, भारत सरकार को और पैसे की जरूरत है। तो वो क्या करेगा, आरबीआई के पास जाएगा। भारत सरकार कहेगा कि आरबीआई महोदय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जी, हमको लोन दे दीजिए, हमको कुछ पैसे की जरूरत है। आरबीआई अगर कह दी कि ना भैया ना ना भारत सरकार, हम अभी आपको लोन नहीं दे पाएंगे, कारण जो भी हो हम आपको अभी लोन नहीं दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आरबीआई भारत सरकार को पैसा नहीं देती, बल्कि ये अपना जो ईयरली प्रॉफिट होता है, ईयरली आरबीआई का जो ईयरली प्रॉफिट होता है वो भी भारत सरकार को कुछ परसेंट दे देती है, और साल का जो प्रॉफिट होता है आरबीआई कुछ परसेंट अपने पास रखती है। कहती है कि जब भी हमारा देश संकट में आएगा वो पैसा तब हम अपने देश को देंगे, तब पैसा वो हम भारत सरकार को देंगे। अभी मान के चलिए 20% दे रहे हैं तो 80% हम अपने पास रख रहे हैं, 80% हम अपने पास रख रहे हैं, और ये 80% हम आप तब आपको देंगे जब देश संकट में रहेगा। जैसे 1991 में देश भारी आर्थिक संकट में डूब रहा था। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को 1991 में संभाला था। लोगों को कानों कान तक खबर नहीं होने पाई कि देश संकट में है। एक हफ्ते का फ्यूल ईंधन, एक ही हफ्ते का पेट्रोलियम ईंधन हमारे देश में बचा था। फिर सोना बेचकर गहने बेचकर क्या किया गया, लाया गया फ्यूल, वो भी खत्म हो गया। आगे चल के वो भी खत्म हो गया 1 आध महीने में। इसका मतलब सोच के चलिए 1991 में देश इतने बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उसी समय आया क्या, पूंजीवाद, जिसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। 1991 के आर्थिक सुधार में क्या आया, पूंजीवाद को ला दिया गया। प्राइवेट सेक्टर को व्यापार करने के लिए ओपन मार्केट, खुला बाजार छोड़ दिया गया था। ये 1991 की ही देन है। आज जो पूंजीवादी हमारा देश जो पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा है, प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, तो 1991 के आर्थिक सुधार है। अब लगातार धीरे धीरे सुनने को तो आ रहा है कि रेलवे सेक्टर भी भारत सरकार प्राइवेट को कर देगी, ऐसा हमने कहीं से सुना है, पर ये कोई जवाब नहीं है, ऐसा होगा नहीं शायद। अभी सिर्फ भारत का जो परिचालन का काम है वो भारत सरकार कर रही है। रेलवे का जो परिचालन का काम है वो भारत सरकार कर रही है, लेकिन जो निर्माण कार्य है वो प्राइवेट सेक्टर करने लगे। जैसे पटरियां बिछाना, ये सारे काम प्राइवेट सेक्टर अब रेलवे विभाग में भी करने लगे हैं। तो हम कहाँ थे, हम थे भारत सरकार को जब पैसे की जरूरत होती है तो या तो वो आरबीआई के पास गया तो उसका काम नहीं हुआ, टैक्स में जो गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसे हैं उतने में काम नहीं हो रहा है, भारत सरकार को पैसे की अति आवश्यकता है, तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करेगा। सरकार जो है सरकारी प्रतिभूतियां जारी करेगा, बॉन्ड जारी करेगा। बॉन्ड क्या होता है कहोगे, ये हो गया कोई कागज।
अब बॉन्ड सरकार कितना भी जारी कर सकती है। अगर छोटे लोगों को ध्यान में रखा जाएगा तो वो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 के बॉन्ड जारी करेगी सरकार। लेकिन उसको कहीं बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है तो वो 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 200 करोड़ इतने के बॉन्ड, 200 करोड़ का हालांकि बॉन्ड एक जारी नहीं होता, उसके पार्ट करके 40,000 के बॉन्ड जारी कर दिए, 1 करोड़ के कुछ बॉन्ड जारी कर दिए, तो ये बॉन्ड जारी करता। बॉन्ड होता क्या, ये कोई कागज है, अब मान के चलिए जितने रुपए का बॉन्ड है 40,000 का मान के चलते हैं, तो यहाँ पे 40,000 लिखा रहेगा। अब ये बॉन्ड सरकार को बॉन्ड कैसे पैसे देते हैं, तो सरकार ने इस कागज में लिख दिया 40,000 रुपए। अब सरकार ने कह दिया कि हम इतने तारीख को बॉन्ड जारी कर रहे हैं। अब सब लोग यहाँ वेट कर रहे हैं, सब लोग यहाँ कि सरकार बॉन्ड कब जारी कर रहे हैं, वेट, यहां तक कि बैंक भी वेट करता रहता है। बैंक भी, ये बैंक हो गया, ये भी वेट करता है कि गवर्नमेंट कब बॉन्ड जारी करेगी, गवर्नमेंट कब सरकारी प्रतिभूतियां जारी करेगी। अब गवर्नमेंट का डेट आ गया, उसने बताया था कि हम इतने तारीख को बॉन्ड जारी करेंगे। ये बॉन्ड होता क्या है, कागज के पन्ने में या टुकड़े में जैसा भी हो, उसमें उसकी वैल्यू लिखी रहती है। सरकार कहती है ये 40,000 रुपए आप हमको दे दीजिए, ये बॉन्ड अपने पास रखिए और 6 महीने के चलिए, मान के चलिए 6 महीने के लिए सरकार ने इसकी 6 महीने वैलिडिटी रखी कि आप ये बॉन्ड को 6 महीने तक अपने पास रखिए और 40,000 रुपए हमको दे दीजिए। जब 6 महीने बाद आप हमें वापस करने आएंगे तो हम आपको ब्याज सहित 40,000 रुपए देंगे। मतलब 40,000 तो रुपए देंगे ही देंगे, इस पर ब्याज देंगे, इस पर ब्याज देंगे। तब लोग ब्याज कमाने के लिए बॉन्ड को खरीदते हैं, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदते हैं। और बैंक भी पहुंच जाते हैं बॉन्ड खरीदने, कहते हैं लोगों को लोन देने से अच्छा है चलो हम सरकारी प्रतिभूतियां खरीद लेते हैं, कम से कम इसकी गारंटी तो है, सरकार इसकी गारंटी तो ले रही है कि हम ये अवश्य पैसा लौटाएंगे आपका और ब्याज सहित लौटाएंगे। और लोग जो है बैड लोन कर देते हैं, बैंक का क्या कर देते हैं, बैड लोन ज्यादा कर देते हैं, इसलिए बैंक डूबने लगता है। तो बैंक भी सोचता है चलो हम बॉन्ड खरीद लेते हैं, क्या, सरकारी प्रतिभूति खरीद। इस प्रकार से गवर्नमेंट के पास क्या हो जाता है, धन इकट्ठा हो जाता है, धन इकट्ठा हो जाता है, गवर्नमेंट के पास धन इकट्ठा हो जाता है। तो ये रही सरकारी प्रतिभूतियों की बात। तो आप लोगों को तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि महंगाई कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, ये बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड कैसे जारी होता है, ये सारी चीजें आपने जान ली है। अब हमें लगता नहीं कि इसमें आपका कुछ डाउट होगा और वीडियो धीरे धीरे लंबी होती जा रही है। अच्छा एक बात मैं और बता दूं, ये जो बॉन्ड आदमी खरीद के ले गया है, गवर्नमेंट के पास बॉन्ड ले गया है, ये तीसरे को भी बेच सकता है, पर ये 6 महीने के अंदर ही बिकते रहते हैं। जैसे ये कोई मोहित है, मोहित ने गवर्नमेंट की बॉन्ड खरीदा और ये जाके सोहित को बेच दिया, ये जाके सोहित को बेच सकता है। और सोहित जब के पास बॉन्ड रहेगा तो ये सोहित लाके 6 महीने बाद सरकार को लौटाएगी, तो गवर्नमेंट ये नहीं कहेगी कि मोहित कहाँ गया, गवर्नमेंट ये नहीं ढूंढेगी, गवर्नमेंट ये देखेगी कि ये प्रतिभूति ला कौन रहा है, और जो बॉन्ड लाएगा उसी को गवर्नमेंट पैसा और ब्याज दोनों दे देगी। मान के चलिए मोहित को बीच में जरूरत पड़ गई तो उसने सोहित को बेच सकता है, या किसी को, बैंक को दे सकता है, या किसी को भी बेच सकता है। तो ये रही कहानी। आपको अगर समझ में आई हो ये हमारी बताई हुई बातें तो बिल्कुल दबा के लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। यदि कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जाइए और हमको बताइए कि ये डाउट है। तो अब इसके आगे क्या कहूं, धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर आपने अभी तक देखा है तो आपका धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि आपने स्किप नहीं किया, आपने स्किप वीडियो नहीं किया और पूरी वीडियो देखे। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो रोचक लगी होगी। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।